नमस्कार साथियों एवं प्यारे बच्चों, प्रिंस कोचिंग क्लासेज के YouTube चैनल पर आपका बहुत ही हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 10 RBSc गणित मॉडल पेपर 2021 को हल करेंगे। बच्चों, ये वही मॉडल पेपर है जो मैंने अपलोड किया था, तो इस मॉडल पेपर का PDF आप सभी के पास होगा। यदि नहीं है तो उस का PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपसे डाउनलोड फिर भी नहीं होता है तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, आपको वहाँ मैं PDF उपलब्ध करवा दूंगा। बच्चों, ये मॉडल पेपर 2021 बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको इसे पूरा ध्यानपूर्वक समझना है। बच्चों, आप इस बात से भली भांति परिचित हो कि कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, जिसके कारण अभी हमारी बोर्ड परीक्षाएं भी असमंजस में है कि कब होगी पता नहीं है। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू जारी रखें। परीक्षा चाहे 1 महीने बाद हो, चाहे 2 महीने बाद हो, कब भी परीक्षाएँ हो, अपनी तैयारी आपको कंटिन्यू जारी रखनी है ताकि आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करो। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं मॉडल पेपर का हल। बच्चों, सबसे पहले भाग अ, तो भाग अ का जो पहला प्रश्न है उसमें आपसे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है और ऑब्जेक्ट टाइप है। ठीक है, तो अबसद में इसके ऑप्शन है, तो वहाँ से आपको इसका उत्तर देना है। तो देखो, बोर्ड की कॉपी में आपको करना कैसे है। सबसे पहले तो आप एक सारणी बना लो ऐसे, ठीक है, और सारणी में टोटल 11 डिब्बे बना लो ऐसे, ठीक है ना। 11 डिब्बे बना लो आप सारणी में। ऊपर वाले डिब्बे में तो आप लिखो प्रश्न और नीचे वाले डिब्बे में लिखो उसका हल या उत्तर, जो भी लिखना है। ठीक है, अब जैसे यहाँ प्रश्न 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, ऐसे है ना, 10 तक लिखना है। अब उत्तर में जो भी आपका ऑप्शन राइट होगा, जैसे इसमें अ तो अ, इसमें द, ब, जो भी उत्तर आपका है ना, वो आपको इसमें इस प्रकार से भरना है। ऐसा करोगे तो आप जो बोर्ड एग्जामिनर है उसको जांचने में आसानी रहती है और आपको अच्छे अंक मिलेंगे। तो इस प्रकार से आपको बनानी है टेबल पहले प्रश्न के लिए। ठीक है, अब शुरू करते हैं। देखो, पहला प्रश्न, 65 के वर्ग को एकाधिकेन में कैसे लिखेंगे। हमें बताना है कि 65 के वर्ग को एकाधिकेन जो विधि है उसमें हम कैसे लिखेंगे। तो बच्चों, एकाधिकेन से हम उसी संख्या का वर्ग कर सकते हैं जिसके इकाई के अंक में 5 हो। इकाई के अंक में कितना हो? 5। तो सिंपल हमें बताना है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, किसको आप कैसे लिखोगे। तो एकाधिकेन में कैसे लिखते हैं बच्चों, आगे वाला जो नंबर है उसको उसके 1 अधिक से गुणा करते हैं। देखो यहाँ एकाधिकेन मतलब 1 अधिक, तो आगे वाला नंबर 6 और इसको 1 अधिक मतलब 7 से गुणा करते हैं। ठीक है, और यहाँ लिखते हैं ओब्लिक। अब पीछे वाला जो नंबर है उसको उसी से गुणा करते हैं। जैसे 5 है तो 5 गुणा 5। ठीक है, आगे वाले नंबर को तो उसके 1 ज्यादा से गुणा करते हैं और पीछे वाले नंबर को उसी नंबर से गुणा करते हैं। ये होता है एकाधिकेन में वर्ग। ठीक है, तो बताओ कौन सा ऑप्शन राइट है? अ वाला। तो आपके सबसे पहले में आ जाएगा अ। समझ में आई बात? एकाधिकेन पूर्वेण से हम उसी संख्या का वर्ग करते हैं जिसके इकाई के अंक में 5 हो। तो हम क्या करते हैं, आगे वाले नंबर को तो उसके 1 ज्यादा से गुणा करते हैं। तो 6 का 1 ज्यादा 7। ठीक है, कर दिया गुणा, और पीछे वाले नंबर को उसी से गुणा करना है, मतलब 5 को 5 से। तो ये वाला ऑप्शन राइट आ जाएगा। आ गया समझ में? तो ये हो गया। अब चलो दूसरा, द्विघात समीकरण 3√3x² प्लस 10x प्लस √3 बराबर 0 का विविक्तर होगा। ये द्विघात समीकरण है। अब इसका हमें बताना है विविक्तर। विविक्तर मतलब d। ठीक है, और हमें पता है कि d बराबर क्या होता है? b² माइनस 4ac। अगर आपको विविक्तर d ज्ञात करना है तो उसका सूत्र होता है b² माइनस 4ac। अब बच्चों, ये जो द्विघात समीकरण है उसमें जो x² के गुणा में है वो a है, जो x के गुणा में है वो b है, और जो अकेला है अचर वो c है। ठीक है, ये a का मान, ये b का मान और ये c का मान। सिंपल आपको यहाँ मान रखने हैं। तो देखो, b² मतलब 10 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा
ए का मान ये रहा, एक्स स्क्वायर के गुणा में 3 अंडर रूट 3 और गुणा सी का मान ये रहा, कितना अंडर रूट का 3। ठीक है, अब करो हल। 10 का वर्ग 100, मतलब 10 को 10 से गुणा करेंगे ना तो 100 आता है, माइनस, अब बेटा यहाँ ध्यान से गुणा करना है, जब हम अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से गुणा करते हैं तो 3 हो जाता है। अंडर रूट 3 को गुणा करें अंडर रूट 3 से तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये तो 3 हो गया, और 3 तिया 9, 9 चौका 36। ठीक है, ये दोनों तो 3 हो गए, 3 को 3 से गुणा किया 9, 9 को 4 से गुणा किया 36। अब 100 में से 36 घटाओगे तो आ जाएगा 64। कितना आ जाएगा? 64। तो आपके ब वाला इसमें राइट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए अगला तीसरा, बहुपद f(x) बराबर 3x माइनस k है, जिसमें x बराबर 1 और k बराबर 2 हो तो बहुपद का मान होगा। आपको बच्चों ये एक बहुपद दे रखा है, ठीक है, और इस बहुपद में x का मान भी दे रखा है और k का मान भी दे रखा है। तो बहुपद का मान बताना है तो सिंपल ही है, x की जगह x का मान लिखो और k की जगह k का मान लिखो, हल करो उत्तर आ जाएगा। तो देखो f, अब x का मान कितना 1, ठीक है, बराबर 3 गुणा, कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा आएगा, x का मान 1 माइनस k का मान 2। अब देखो 3 एकम 3 माइनस 2, 3 में से 2 गया तो 1, तो ये आ जाएगा आपके प्लस का 1, मतलब इसमें आपके स वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? चलो अगला है tan स्क्वायर 60 का मान है, हमें tan स्क्वायर 60 का मान बताना है। इस सवाल के लिए बच्चों आपको त्रिकोणमितीय सारणी आनी चाहिए। ठीक है, अगर नहीं आती है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे अच्छी तरह से समझ सकते हो। ठीक है, तो देखो tan स्क्वायर 60 का मान बताना है। तो बच्चों जो सारणी होती है ना उसमें tan 60 का मान होता है अंडर रूट 3। tan 60 का मान कितना होता है? अंडर रूट 3 होता है। अब इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी हम क्या लगाएंगे बच्चों? स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, अब देखो इस स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है तो यहाँ उत्तर आ जाएगा आपके 3। जब भी अंडर रूट के ऊपर स्क्वायर हो तो स्क्वायर से आप अंडर रूट को काट सकते हो, तो आपका 3 मतलब अ वाला आपके इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 5 नंबर, 2 खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाई 10 मीटर तथा 14 मीटर हैं। 2 खंभे हैं जिनकी ऊंचाई 20 मीटर और 14 मीटर हैं, एक तार से जुड़े हुए हैं। दोनों के जो शीर्ष है ना वो एक तार से, पहले तो 2 खंभे बना लेते हैं, एक खंभा तो हो गया ये और एक खंभा हो गया ये। ठीक है, एक खंभा तो बड़ा है यानी कि 20 मीटर का, तो ये बड़ा वाला जो, इसको तो मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है ना, ये बड़ा वाला खंभा तो है 20 मीटर का और छोटा वाला खंभा है 14 मीटर का। ठीक है, और इन दोनों खंभों के शीर्ष, इस खंभे का शीर्ष ये और इस खंभे का शीर्ष ये दोनों एक तार से जुड़े हुए हैं। ठीक है, हो गया। यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, ये जो तार है ना, तार क्षैतिज रेखा, मतलब ये हो गई क्षैतिज रेखा, तो इसके समांतर यहाँ पर ये वाली ये क्षैतिज रेखा, और ये क्षैतिज रेखा के साथ कितने डिग्री कोण बनाता है? 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो तार की लंबाई है, अब हमें तार की लंबाई बतानी है ये वाली। ठीक है, मान लो तार की लंबाई x है, तार की लंबाई कितनी है? x। अब देखो ये a, ये b और ये c। देखो बच्चों यहाँ से लगाकर यहाँ तक कितना? 14। तो बताओ यहाँ से लगाकर यहाँ तक भी कितना होगा? 14। आमने सामने की बराबर होगी ना, ये 14 तो ये भी 14। अब बताओ ये पूरा कितना था? 20। अब 20 में से 14 इधर निकाल दो, बचा कितना? 6 मीटर ही बचेगा ना भाई, ये 14 है तो ये भी 14 हो जाएगा, 6 मीटर बचा। ठीक है, अब देखो हम लेंगे ये वाला त्रिभुज, ये यहाँ पर बनेगा 90 डिग्री का कोण। ठीक है, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया, और समकोण त्रिभुज में ये भुजा हमें दे रखी है और ये भुजा हमें क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो नियम लगाएंगे लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का वाला। ठीक है, तो ये तो है कर्ण और ये क्या है? लंब, LAL बटा KKA, ये तो है कर्ण और ये लंब। तो देखो लंब बटा कर्ण में क्या होता है? साइन थीटा होता है। क्या होता है? साइन थीटा। तो यहाँ हम लिखेंगे साइन थीटा की जगह हम लिखेंगे 60 डिग्री बराबर लंब बटा
कर्ण है, लंब कितना 6, कर्ण कितना x, ठीक है। अब हमें साइन 60 का मान देखना होगा सारणी से, तो बताओ साइन 60 का मान कितना होता है सारणी से? साइन 60 का मान होता है बच्चों √3/2 बराबर 6/x, ठीक है। अब करो तिरछा गुणा, x को √3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपके √3x बराबर, अब 6 दूनी कितना हो गया 12, ठीक है। हमें मान निकालना है x का, तो ये गुणा में किस में जाएगा भाग में, तो बताओ x बराबर आ जाएगा 12/√3, ठीक है। अब यहां करेंगे हम हर का परिमेयकरण, क्या करोगे बच्चों? देखो यहां पर जो डिग्री है ना वो 30 डिग्री है, 60 नहीं है बच्चों, कितना है 30, तो यहाँ साइन 30 आएगा, ठीक है ना। और साइन 30 का मान होता है 1/2, कितना होता है 1/2 होता है। देखो यहाँ पर कोण 30 दे रखा है ना, तो 30 आएगा। अब गुणा करेंगे तिरछा, x को 1 से गुणा किया, x बराबर 6 दूनी 12 मीटर, तो बताओ तार की लंबाई कितनी हो जाएगी 12 मीटर हो जाएगी। आ गया समझ में? तो थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो सवाल नंबर 6, यदि बिंदु x, y बिंदुओं 2,1 और a,-2 से समान दूरी पर हो तो निम्नांकित में से सत्य कथन है। बच्चों ये वाला जो बिंदु है x, y, ये बिंदु इन दोनों बिंदुओं से बराबर दूरी पर है, समान दूरी पर है। देखो एक बिंदु तो ये क्या नाम है 2,1 और एक बिंदु ये a,-2, ये दोनों दूरियां समान हैं, तो आपको इनमें से सही समीकरण बताना है, ठीक है। तो देखो बच्चों ये 9 प्रश्नावली का है, यहाँ दूरी दे रखी है तो सूत्र किसका लगता है दूरी का लगता है। और दूरी का सूत्र क्या होता है? दूरी का सूत्र क्या होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये होता है दूरी का सूत्र। तो बच्चों जैसे मान लो यहाँ a, यहाँ b और यहाँ c, तो ये AB और AC ये दोनों दूरियां क्या है बराबर हैं, तो हम दोनों के बीच की दूरियां निकालेंगे और दोनों को क्या करेंगे बराबर करेंगे। कैसे देखो ध्यान दो, अगर आपने ये मिटा सकता हूँ मैं, इनको उतार लो, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लेना आप, मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ सवाल को करने के लिए। तो अभी आपके बाद चल रहा था ये, अगर आपको समझ में आ रहा हो बच्चों तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करते रहिए ताकि सभी दोस्तों को इसका फ़ायदा मिल सके, ठीक है बेटा। तो देखो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी दोनों बराबर हैं, मतलब कौन सी AB दूरी किसके बराबर है AC की दूरी के बराबर है। तो पहले AB की दूरी लेते हैं, सूत्र का अंडर सूत्र है ना, ये है x1 y1, ये x2 y2, ठीक है। आपको आगे वाले में से आगे वाला घटाना है, पीछे वाले में से पीछे वाला घटाना है, मतलब x - 2, x में से घटाएंगे 2 और इसका करेंगे होल स्क्वायर, है ना सूत्र x2 - x1, और y में से कितना घटाएंगे 1 प्लस y - 1 और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो इधर वाली दूरी हो गई। अब AC की दूरी लेंगे बराबर, कौन सी AC की दूरी, यहाँ भी सेम, आगे वाले में से आगे वाला घटाना है, पीछे वाले में से पीछे वाला घटाना है, ठीक है ना। x - 1 का होल स्क्वायर प्लस, अब देखो उधर दूसरा y, अब ये माइनस है यहाँ पर, है ना, तो देखो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 का होल स्क्वायर हो गया। अब देखो इस अंडर से अंडर कट गया, कट जाएगा ना। अब बेटा देखो यहाँ x - 2 का होल स्क्वायर या y - 1 का होल स्क्वायर, तो सूत्र लगेगा यहाँ पर कौन सा a - b का होल स्क्वायर, है ना सर्वसम्मी का, a - b का होल स्क्वायर बराबर a² - 2ab प्लस b स्क्वायर। अगर यहाँ माइनस है तो माइनस और यहाँ प्लस है तो यहाँ आ जाएगा प्लस, ठीक है ना। ये सूत्र से खोलो, a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर माइनस, है ना, सूत्र का 2, a का मतलब x, ठीक है, इंटू x इंटू b, b का मतलब 2 प्लस
बी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस ये प्लस है ना। अब जैसे ये खोला वैसे इसको खोलो, ए का स्क्वायर मतलब वाई का स्क्वायर है ना, माइनस सूत्र का 2 गुणा ए का मतलब वाई गुणा बी का मतलब 1 प्लस बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर हो गया। अब बराबर है तो बराबर, जैसे इधर ये दोनों खुले सूत्र से वैसे इन दोनों को भी खोलो। देखो ए का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, सूत्र में अब माइनस है तो माइनस ही आएगा, सूत्र का 2 गुणा ए का मतलब एक्स गुणा बी का मतलब 1 प्लस, अब यहाँ पीछे इसको भी खोलो, अब यहाँ प्लस वाला ए का स्क्वायर मतलब वाई का, ये हो गया ना, बी स्क्वायर बच गया यहाँ पे। देखो बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस, अब इसको खोलेंगे, ए स्क्वायर मतलब वाई का स्क्वायर प्लस सूत्र का 2 गुणा ए का मतलब वाई, बी का मतलब 2 और बी स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर। कुछ नहीं है बच्चों, ये दोनों आपको सूत्र की सहायता से खोलने हैं, ठीक है। अब देखो इस तरफ और इस तरफ बराबर में, इस तरफ और इस तरफ जो समान हो उसको काट सकते हो आप, सेम को काट सकते हो। एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस का, यहाँ भी प्लस का, कट गया, कट गया। अब यहाँ 2 का स्क्वायर, उधर भी देखो यहाँ भी 2 का स्क्वायर और यहाँ भी 2 का स्क्वायर, कट गया, ठीक है। एक का स्क्वायर यहाँ भी है और यहाँ भी है, कट गया। और वाई स्क्वायर प्लस का और वाई स्क्वायर प्लस का, ये भी कट गया, ठीक है। अब कुछ नहीं बचा, अब नहीं कट रहा तो अब गुणा कर लो, 2 दूनी 4 माइनस का 4x हो गया और 2 एकम 2 माइनस का 2y, अब बराबर है तो बराबर। अभी तो देखो 2 है, 2 को x से किया तो 2x और 1 से किया तो माइनस का 2x, ठीक है। अब उधर 2 दूनी 4y प्लस का हो गया 4y, ठीक है। अब सबको इधर ले आओ, पक्षांतरण कर लो इधर, तो कितना हो गया, माइनस का 4x माइनस का 2y और माइनस का है तो प्लस का और प्लस का है तो माइनस का और बराबर में क्या बचेगा 0, ठीक है। अब घटाओ भाई, जोड़ बाकी करो, 4x में से 2x घटाओ तो यहाँ बचेगा माइनस का 2x, ठीक है। अब यहाँ ये देखो, ये भी माइनस का ये भी माइनस का जुड़ जाएंगे, 2y और 4y 6y बराबर में 0, ठीक है। अब देखो सब में किसका भाग जा रहा है, -2 का भाग दे दो, सब में जा रहा है ना -2 का भाग, -2 का भाग इसमें देंगे तो केवल x बचेगा, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। -2 का भाग इसमें देंगे तो माइनस माइनस प्लस और 2 का भाग 3 बार और y, और -2 का भाग 0 में देंगे तो 0 बार ही जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। तो बताओ कौन सा वाला ऑप्शन राइट है, ये हो जाएगा आपके बच्चों x + 3y राइट हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान पूर्वक करना है, वैसे आसान ही है ना। अब देखो अगला 7 नंबर है, आकृति में कोण ACB बराबर 40 डिग्री है। कोण ACB मतलब ये वाला कोण 40 है, तो कोण OAB का मान है, कोण OAB मतलब इस कोण का मान हमें बताना है, ठीक है, किस कोण का मान क्या होगा, ठीक है बच्चों। ध्यान से आपको समझना है, यहाँ पर एक लाइन ऐसी होनी चाहिए, सॉरी ये होना चाहिए, ठीक है ना, हाँ यही है, यहाँ पर ये ऐसी लाइन भी है, ठीक है। तो इस कोण का मान हमें बताना है, ठीक है। तो देखो कैसे बताएंगे, ध्यान देना इधर बेटा, आपको प्रमेय याद होनी चाहिए। तो ये वाला चाप देखो, इस चाप से कोण बन रहा है केंद्र पर, है ना, और इसी चाप से कोण बन रहा है शेष भाग पर, ठीक है। देखो जब कोई भी वृत्त है, ये इसका केंद्र है, इसका एक चाप ये, इस चाप से आप कोण बनाओ केंद्र पर, ठीक है, और इसी चाप से इसके शेष भाग पर कोण बनाओ। तो ये जो केंद्र पर जो कोण है ना, वो शेष भाग पर बने कोण का दुगुना होता है, मतलब ये वाला जो कोण है वो इस कोण का दुगुना है, मतलब ये 40 है तो ये 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 80। एक ही चाप से केंद्र पर बना कोण शेष भाग पर बने कोण का दुगुना होता है, तो ये 40 है तो ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, हो गया। लेकिन हमें तो ये वाला कोण ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात होगा, देखो इस त्रिभुज में, देखो ये त्रिभुज है ना AOB, इस त्रिभुज में ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, क्योंकि वर्त की त्रिज्या
ये केंद्र से परिधि तक की दूरी, केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या है और त्रिज्या बराबर होती है। और बताओ जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो उसके दो कोण भी क्या होते हैं, बराबर। इसका मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण भी क्या है, बराबर। ठीक है, अब बताओ त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। 180 में से 80 निकाल दो, कितना बचा, 100। अब 100 में ये दोनों बराबर है तो दोनों कितने हो गए, 50-50 हो गए। तो ये आ जाएगा आपके ऑप्शन राइट आ जाएगा 50। ठीक है, कैसे निकाला, ये वाला कोण इसका दुगुना होता है, ये 40 है तो ये 80 हो गया। अब ये दोनों भुजाएं क्या है, बराबर, क्योंकि त्रिज्या है, और ये दोनों बराबर है तो ये दोनों कोण भी क्या होंगे, बराबर। अब ये 80 है तो तीनों कोणों का योग 180। 180 में से 80 निकाल दो, बचा कितना, 100। तो दोनों कितना हो गया, 50-50। आ गया समझ में। ठीक है भाई, चलो अगला लेते हैं। सवाल नंबर 8वां है पहले का, है ना। तो ध्यान पूर्वक आपको सभी सवाल समझने हैं। हो सकता है आपकी ये क्लास जो इस पेपर का है वो 2-3 पार्ट में आपको मिले, लेकिन कंप्लीट इसका हल आपको मिलेगा। और कहीं पे भी डाउट हो तो आप कमेंट करो, व्हाट्सएप पे करो, है ना। तो अब देखो, 10 सेमी त्रिज्या वाले वर्त के केंद्र से 6 सेमी दूर स्थित जीवा की लंबाई है। देखो ध्यान देना, बहुत अच्छा सवाल है और आसान भी है। देखो यहाँ पर ही बना देता हूँ मैं, ये एक वर्त है और ये वर्त का क्या है, केंद्र है। ठीक है, ये वर्त का केंद्र है। अब कह रहा है कि 10 सेमी त्रिज्या वाले वर्त के केंद्र से 6 सेमी दूर स्थित जीवा की लंबाई ज्ञात करो। मान लो ये एक जीवा है, ठीक है, और ये केंद्र से कितनी दूर है, केंद्र से ये 6 सेमी की दूरी पर है, ये 6 सेमी की दूरी पर ये केंद्र O हो गया। ठीक है, और त्रिज्या, ये केंद्र से परिधि तक की दूरी हो गई त्रिज्या। त्रिज्या कितनी है, 10 सेमी है। ठीक है, तो आपको इस जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। मान लो जीवा का नाम है AB, है ना, और यहाँ नाम दे देते हम C। ठीक है, हमें इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। 10 सेमी त्रिज्या वाले वर्त के केंद्र से 6 सेमी दूर स्थित जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि ये केंद्र जीवा का लंब समद्विभाजन करता है। मतलब केंद्र जीवा पर 90 डिग्री का कोण भी बनाता है और जीवा को 2 बराबर भागों में भी बांटता है। मतलब ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर है। इसका मतलब ये AOC क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, और समकोण त्रिभुज में अगर 2 भुजा दे रखी हो, तीसरी भुजा ज्ञात करनी हो, तो हम क्या करते हैं, पाइथागोरियस प्रमेय लगाते हैं। क्या लगाते हैं, पाइथागोरियस प्रमेय। तो बताओ पाइथागोरियस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, और अगर आपको पाइथागोरियस त्रिक जोड़ा याद है, 10, 6 और तीसरा जोड़ा कौन सा होता है, तो आप इसका उत्तर डायरेक्ट भी बता सकते हो। तो देखो यहाँ 90 डिग्री के सामने कर्ण मतलब 10 का स्क्वायर, लंब मतलब 6 का स्क्वायर, आधार मतलब AC का स्क्वायर। ठीक है, 10 का स्क्वायर होता है 100, इसका 36, छगना का 36 इधर ले आओ, माइनस का 36 बराबर AC का स्क्वायर। 100 में से 36 घटाओगे तो 64 आएगा बराबर AC का स्क्वायर। स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट में आ जाता है, और AC का मान 64 का वर्गमूल कितना होता है, 64 का वर्गमूल होता है 8। कितना होता है, 8। यहाँ से लगाकर यहाँ तक कितनी, 8। तो यहाँ से लगाकर यहाँ तक भी कितनी, 8, क्योंकि दोनों बराबर है। 8 और 8 कितने हो गए, 16। 8 और 8 कितने हो गए बच्चों, 8 और 8 हो गए आपके 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर। तो सॉरी, इसके ऑप्शन गलत लिखने में आ गए, यहाँ 16 लिख देते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, आपके अ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ 4 सेमी है, यहाँ 5 सेमी है, और यहाँ पर 8 सेमी है। ठीक है, तो इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, उतारो। पहले का 9वां सवाल है, ध्यान से समझना है। 14 सेमी भुजा वाले वर्ग में बने अंतःवर्त की परिधि होगी। बच्चों ये सभी सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आपको सभी सवाल में विस्तार से, आसानी से, सरल भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो आप इस पूरी क्लास को लगातार देखते रहिए। तो देखो 14 सेमी भुजा का एक वर्ग है, ये है 14 सेमी भुजा का एक वर्ग। वर्ग की भुजा कितनी है, 14 सेमी। अभी इस वर्ग में एक वर्त बना है। ठीक है, ये बना है एक वर्त। ठीक है, अब हमें बताना है इस वर्त की परिधि क्या होगी। ठीक है, तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि वर्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। सूत्र होता है 2 पाई r। वर्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई
r होता है। ठीक है, अगर आपको वर्त की परिधि ज्ञात करनी है तो वो आपके पास वर्त की त्रिज्या होनी चाहिए, जबकि इसमें वर्त की त्रिज्या नहीं दे रखी है, इसमें वर्ग की भुजा दे रखी है। तो देखो अगर बेटा ये 14 है तो बताओ ये भी कितनी होगी, 14 होगी ना। अरे भाई भुजा 14 है तो ये भी 14 होगी, और ये वर्त का क्या कहलाएगा, व्यास, व्यास कहलाएगा ना। d बराबर क्या हो गया 14, हमें त्रिज्या निकालनी है तो त्रिज्या आधी होती है, तो 14 में 2 का भाग दोगे तो आ जाएगी 7 सेंटीमीटर, है ना। तो त्रिज्या कितनी हो गई 7, और मान रखो यहाँ 2 गुणा पाए का मान कितना होता है 22/7 गुणा त्रिज्या कितनी है 7, निकाली ना हमने। तो देखो 7 से 7 कट गया, 22 दूनी ये आ गया आपके 44 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपके ब ऑप्शन राइट हो जाएगा। आ रहा है समझ में। चलो सवाल नंबर 10 लेते हैं पहले का, ध्यान से देखो। 13 संख्याओं का माध्य 24 है। 13 संख्याओं का माध्य कितना है 24। यदि प्रत्येक संख्या में से 3 घटा दिए जाएं तो नए माध्य में क्या परिवर्तन आएगा। देखो 13 संख्याओं का माध्य तो है 24, अब कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में से 3 घटा दिए जाएं तो नए माध्य में क्या परिवर्तन आएगा। प्रत्येक में से 3 घटाने के लिए कह रहा है, तो सिंपल सी बात है 24 में से हम 3 घटा देंगे तो उत्तर आ जाएगा 21। ठीक है, तो आपके ब ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा प्रश्न था। और आपके इसमें यह भी आ सकता है कि प्रत्येक में 3 जोड़ दिए जाएं तो आपको क्या करना है, इस 24 में कितने जोड़ते 3 जोड़ते। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब देखो प्रश्न 2, ये तो आपके पहला प्रश्न ऑब्जेक्ट टाइप प्रश्न कंप्लीट हुए। अब आपके प्रश्न संख्या 2, ये भी आपके 2 से लगाकर 11 तक एक एक नंबर के सवाल हैं, तो आपको ये ध्यान से समझने हैं। तो देखो प्रश्न संख्या 2, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण का प्रयोग करते हुए 73 × 77 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ भी सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण का प्रयोग करते हुए गुणा करना है आपको। ठीक है, तो बच्चों सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण से हम तभी गुणा कर सकते हैं जब आगे वाला नंबर तो समान हो। आगे वाला नंबर तो समान, देखो यहाँ भी 7 और यहाँ भी 7, और पीछे वाले नंबर का जोड़ 10 हो। देखो 3 में 7 जोड़ोगे तो 10 हो जाएगा, है ना। तो देखो करना क्या है आपको, आगे वाले नंबर को तो उसके एक ज़्यादा से गुणा करना है। जैसे 7 है ना, 7 को उसके एक ज़्यादा से गुणा करो, 7 गुणा 7 + 1, है ना। अब ऑब्लिक पीछे वाले नंबर को पीछे वाले नंबर से गुणा करो, मतलब 3 गुणा 7। ठीक है, अब गुणा देखो 7 गुणा 7 और 1 8 गुणा 3 × 7, 8 7 56, 7 3 21। अब दोनों को 7, ये हो जाएगा आपके 56 21। आ गया समझ में। सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण का प्रयोग हम गुणा तभी करते हैं जब आगे वाला नंबर तो समान हो और पीछे वाले नंबर का जोड़ या तो 10 हो या 100 हो या 1000 हो। ठीक है, तो आगे वाले नंबर को तो उसके एक ज़्यादा से गुणा करना है और पीछे वाले नंबर को पीछे वाले नंबर से गुणा करना है, दोनों को चिपका देना है। आ गया। चलो प्रश्न संख्या 3, सूत्र निखिलम आधारित विधि से निम्नलिखित को हल कीजिए। देखो सूत्र निखिलम से हमें क्या करना है, भाग करना है। ठीक है ना, देखो ये भाग करना है हमें सूत्र निखिलम से। तो बच्चों मैंने आपको समझा रखा है कि निखिलम से आपको भाग करना हो, गुणा करना हो, ठीक है, वर्ग करना हो, तो सबसे पहले आपके दिमाग में 2 चीज़ें आएगी। एक तो आएगा आधार और एक आएगा विचलन। एक तो आता है आधार और एक आता है विचलन। तो बच्चों हम जिसका भाग देते हैं ना उसके पास में सबसे पहले आधार मानते हैं। तो बताओ आधार कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा आपके पास 100। आधार कितना हो जाएगा 100, क्योंकि 97 किसके पास आता है 100 के पास। और आपको पता है हम वैदिक गणित में आधार या तो 10 लेते हैं या 100 लेते हैं या 1000 लेते हैं। ठीक है, अब ज्ञात करेंगे विचलन। क्या ज्ञात करोगे, विचलन। विचलन ज्ञात करने का सूत्र होता है संख्या माइनस आधार। संख्या 97, आधार 100। 97 में से 100 घटाते हैं, लेकिन निखिलम विधि में हम उल्टा करते हैं, है ना। आधार में से क्या घटाएंगे, संख्या घटाएंगे। तो आधार हो गया 100 और इसमें से घटाएंगे 97। तो 100 में से 97 घटाओगे तो आएगा 3। ठीक है, 100 में 97 घटाएंगे 3 आएगा। लेकिन देखो आधार में अगर 2 जीरो हैं
तो आपके विचलन में भी 2 अंक होने चाहिए। 2 अंक करने के लिए हम आगे 0 लगा देंगे, तो विचलन में भी कितने अंक हो जाएंगे? 2 अंक हो जाएंगे। हो गया। अब आपको करना क्या है, आपको इस तरह से एक फॉर्मेट तैयार करना है ऐसा, ठीक है। हो गया। सबसे पहले आपको पहले खाने में लिखना है, देखो 1 2 3 खाने हो गए। सबसे पहले पहले खाने में जिसका आपको भाग देना है वो लिखना है, ठीक है। इसके नीचे विचलन 0 3 लिखना है, लिख दिया। अब इसके बाद आपको लिखना है तीसरे खाने में, ठीक है। आधार में 2 0 है, आधार में कितनी 0 है? 2, तो यहाँ पीछे से 2 अंक आपको पीछे लिखने हैं, तो ये 4 और 5, ठीक है। अब बचे हुए अंक आपको यहाँ लिखने 1 और 2। समझ में आ गया? आधार में 2 0 था, इसलिए पीछे तीसरे खाने में 2 अंक ले लिए हमने पीछे से, और बचे हुए अंक बीच में लिख दिए, ठीक है। अब आपको करना क्या है, ये पहला नंबर यहाँ उतारना है आपको 1, ये वाला नंबर आपको यहाँ ले आना है। लिया है? अभी इस 1 को 0 3 से गुणा करना है। 1 को 0 3 से गुणा करोगे तो 0 3 ही आएगा, तो हम यहाँ तो लिखेंगे 0 और यहाँ लिखेंगे 3। हो गया। अब इन दोनों नंबरों को जोड़ लेंगे, 2 में 0 जोड़ा तो 2, ठीक है। अब 2 को गुणा करेंगे 0 3 से, तो 3 दूनी 6, 0 6 हो गया। तो पहले यहाँ से लिखा था, अब यहाँ लिखेंगे 0 और यहाँ लिखेंगे 6। हो गया। अब देखो लास्ट तक हो गया, लास्ट तक होते खत्म हो जाना है। हो गया। अब इनको जोड़ेंगे, 5 और 6 11 का 1, हासिल का 1, 4 और 1 5, 5 और 3 8, ठीक है। तो ये जो आएगा वो तो आएगा आपके भागफल, और ये जो आएगा वो आएगा आपके शेष फल, ठीक है। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये शेष फल भाजक से छोटा होना चाहिए। अगर बड़ा होता तो हम एक बार और इसमें क्या करते हैं, भाग लगाते हैं। तो इस प्रकार से ये सवाल आपको करना था। समझ में आ गया होगा। प्रश्न संख्या 4 देखो, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 1/4 और -1 है। शून्यांकों का योग तो 1/4 है और शून्यांकों का गुणनफल -1 है। तो आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो बच्चों आप सभी को पता होना चाहिए कि द्विघात बहुपद होता है, द्विघात बहुपद, ठीक है। किस टाइप का होता है द्विघात बहुपद? ax² + bx + c, ये होता है द्विघात बहुपद। और अगर आपको द्विघात बहुपदों के शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणा दे रखा है, हम शून्यांक किस किस को लेते थे द्विघात बहुपद में? एक तो एल्फा और एक बीटा, शून्यांक एल्फा और बीटा ये लेते थे ना। तो देखो यहाँ एल्फा प्लस बीटा 1/4 है, और एल्फा गुणा बीटा वो -1 है, ठीक है। अगर आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना हो तो एक छोटा सा सूत्र है, वो आपको ध्यान में रखना है। सूत्र क्या है? सूत्र है x² माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस एल्फा इंटू बीटा, ये वाला सूत्र आपको ध्यान में रखना है। द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र है ये, ठीक है। x² माइनस शून्यांकों का योग गुणा x प्लस शून्यांकों का गुणनफल। अब देखो x² माइनस एल्फा प्लस बीटा 1/4 गुणा x प्लस एल्फा इंटू बीटा -1। अब देखो यहाँ इस x² माइनस x को 1 से गुणा किया x/4 और देखो प्लस माइनस हो गया। अब देखो इसके बटे में 4 आ रहा है ना, तो सबको 4 से गुणा कर लो। सबको किससे गुणा करेंगे? 4 से। इसको 4 से गुणा किया तो 4x² माइनस, अब इसको 4 से गुणा करोगे तो 4 से 4 कट जाएगा, केवल x बचेगा, माइनस इसको 4 से गुणा करोगे तो 4 एकम 4 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके द्विघात बहुपद। समझ में आ गया? उतारो। सवाल नंबर 5, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, कम से कम एक चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बच्चों 5वां और 6ठा ये दोनों सवाल आपके प्रायिकता प्रश्नावली से पूछे जाएंगे, तो ध्यान से समझना। एक सिक्के को 2 बार उछालते हैं तो कुल परिणाम कितने होते हैं? सबसे पहले तो आपको प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र आना चाहिए, ठीक है ना। एक सिक्के को 2 बार उछालने पर कुल परिणाम आते हैं 4। कुल परिणाम कितने आते हैं? 4। तो देखो सबसे पहले एक सिक्के को 2 बार उछालने
पर कुल परिणाम, कुल परिणाम कितने होते हैं बच्चों? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। अब 4 परिणाम कौन कौन से हैं? जब हम सिक्के को उछालते हैं या तो आता है चित या आता है पट, या तो आता है हेड या आता है टेल। ठीक है ना? हेड का मतलब तो होता है बच्चों चित और टेल का मतलब होता है पट। ठीक है, अब ये 4 परिणाम हम कैसे बनाएंगे? 4 का आधा करते हैं 2, 4 का आधा होता है 2, तो 2 बार तो आपको लिखना है हेड और 2 बार आपको लिखना है टेल, है ना? अब 2 का आधा 1, तो अब आपको एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल, तो ये 4 परिणाम हो गए आपके। हो गए ना? 1 2 3 4। जब हम सिक्के को 2 बार उछालेंगे तो हो सकता है दोनों बार हेड ही आ जाए, हो सकता है एक बार हेड और एक बार टेल आ जाए, हो सकता है एक बार टेल और एक बार हेड आ जाए, हो सकता है दोनों बार टेल ही आ जाए। ठीक है, अब देखो इसके बाद आपको लिखना है प्रायिकता का सूत्र। बताओ प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है बच्चों? ये होता है आपके अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अब देखो कुल परिणाम तो आपके 4 है, तो नीचे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें देखना है अनुकूल परिणाम। अब इसमें क्या है? कम से कम एक चित आने की प्रायिकता, चित मतलब H, कम से कम एक H तो आना ही चाहिए। तो देखो यहाँ H है, आएगा ना? यहाँ भी H आ रहा है, यहाँ भी H आ रहा है, यहाँ आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। इसने कहा कम से कम एक चित है, तो एक यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो कितनी बार आ रहा है? 3 बार, तो ऊपर आ जाएगा आपके 3, तो उत्तर आ जाएगा आपके 3/4। समझ में आ गया? तो सिंपल से सवाल है, 1 नंबर आसानी से आपको मिल जाएगा। अगर आपको बच्चों ये सभी समझ में आ रहे हो तो आप लाइक अधिक से अधिक करें, इसे अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक छात्रों तक पहुंचाएं ताकि सभी छात्रों को इसका लाभ मिल सके। अब देखो सवाल नंबर 6, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। एक ताश की गड्डी है और ताश की गड्डी में कुल पत्ते कितने होते हैं? ताश में कुल पत्ते होते हैं बच्चों 52। ताश में कुल पत्ते कितने होते हैं? 52 होते हैं। इस पत्ते के बादशाह नहीं होने की प्रायिकता, मतलब एक पत्ता इसमें से निकाला जा रहा है तो वो बादशाह नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है हमें। तो बताओ बादशाह कितने होते हैं? बादशाह होते हैं 4। ताश की गड्डी में कितने बादशाह होते हैं? 4 बादशाह होते हैं ना, ईंट का, पान का, चिड़ी का और हुक्म का। अब ये 4 नहीं होने चाहिए, तो नहीं होंगे तो घटा दो 52 में से, तो 52 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 48 रह जाएंगे। कितने पत्ते रह जाएंगे? 48। तो बताओ यहाँ भी सूत्र क्या है? प्रायिकता का सूत्र क्या है भाई? अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम, परिणाम बटा कुल परिणाम, है ना? यही होता है सूत्र, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अब बताओ कुल पत्ते कितने हैं? 52, है ना? अब कह रहा है बादशाह नहीं होना चाहिए। अब बादशाह हटा दिए हमने 4, बचे कितने? 48। ये हो सकते हैं, तो ऊपर आ जाएगा आपके 48। ठीक है, अब अगर ये कट रहे हो तो काटो, 4 से कट रहे हैं, देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये भी 4 एकम 4, 1 बच गया, 12 हो गए, 4 3 12, तो प्रायिकता आ जाएगी आपके 12/13। कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान पूर्वक करना है। ठीक है, अब देखो प्रश्न 7 बच्चों, 7 और 8 ये दोनों सवाल आपके जो रोड सेफ्टी है, सड़क सुरक्षा शिक्षा, वहाँ से पूछे जाएंगे, तो ध्यान पूर्वक समझना है। यदि एक टैक्सी का किराया प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपये है तथा उसके बाद प्रति किलोमीटर के लिए 8 रुपये हैं, तो 12 किलोमीटर चलने के लिए क्या किराया होगा? बच्चों इसको हल करने के लिए हम समांतर श्रेणी का प्रयोग करेंगे और समांतर श्रेणी वाले सूत्र से हम इसको हल करेंगे। कैसे? देखो प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपये, प्रथम मतलब पहला पद हो गया, और पहले पद को हम कहाँ से लिखते हैं? ए से, है ना? तो ए बराबर हो जाएगा 15, हो गया। इसके बाद प्रति किलोमीटर के लिए 8 रुपये, 1 किलोमीटर चलना है तो 15 रुपये लगेंगे, और उसके बाद फिर 8 रुपये लगेंगे प्रति किलोमीटर के। जैसे 2 चले तो 15 में 8 जोड़ दो 23, फिर 3 चले तो 23 में 8 जोड़ दो 31, ऐसे प्रति किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये एक्स्ट्रा है, मतलब बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सारवंतर। क्या मानेंगे? सारवंतर, और इसे लिखेंगे डी कितना? 8 रुपया। ठीक है, तो 12 किलोमीटर चलने के लिए क्या किराया देना होगा? अब 12 किलोमीटर चलना है तो हम इसे मान लेंगे n, n मतलब पदों की संख्या,
n बराबर हो गया आपके 12। ठीक है, तो आपको 12वां पद ज्ञात करना है। समांतर श्रेणी का कौन सा पद ज्ञात करना है? 12वां। और बच्चों अगर आपको 12वां पद ज्ञात करना है तो इसका सूत्र होता है a प्लस 11d। a प्लस 11d 12वां पद ज्ञात करते हैं तो a कम करके लिखते हैं। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर a 15 है प्लस 11 गुणा d का मान 8 है। हो गया 15 प्लस, पहले गुणा करते हैं, 11 8 88, 88 में 15 जोड़ो तो 8 और 5 13 का 3, हासिल का 1, 8 9 और 1 10, 103 रुपये देने पड़ेंगे। अगर हमें 12 किलोमीटर चलना है तो कितना देना पड़ेगा? 103 रुपये देना पड़ेगा। समझ में आया? प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपये, तो उसे हम पहला पद मान लेंगे और पहला पद a हो जाएगा 15। अब उसके बाद प्रति किलोमीटर का किराया उसे हम सारवंतर d मान लेंगे, वो 8 हो जाएगा। अब 12 किलोमीटर चलना है तो उसे हम n मान लेंगे, मतलब वो पदों की संख्या हो जाएगी। तो आपको 12वां पद ज्ञात करना है तो 12वां पद a प्लस 11d से ज्ञात करते हैं। समझ में आ गया? अब देखो प्रश्न संख्या 8, एक कार 3 मिनट में पहला, 6 मिनट में दूसरा, 9 मिनट में तीसरा यातायात सिग्नल पार करती हैं, तो 13वां सिग्नल कितने समय में पार करेगी? तो बच्चों यहाँ भी हम समांतर श्रेणी इसी की तरह होगा, समांतर श्रेणी बनाएंगे। कैसे? 3 मिनट में पहला सिग्नल पार करती है तो समांतर श्रेणी को हम शॉर्ट में लिखते हैं एपी। क्या लिखते हैं? एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। पहला पद 3, दूसरा 6, तीसरा 9 और ऐसे डॉट 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 कहाँ तक? 13वां पद हमें ज्ञात करना है, 13वां सिग्नल, यानी कि 13वां पद ही ज्ञात करना है। ठीक है, अगर बच्चों आपको 13वां पद ज्ञात करना है तो इसके लिए पहला पद 3 हो जाएगा, है ना। सारवंतर दूसरे पद में से पहला पद घटाओ, 6 में से 3 घटाया तो ये भी 3 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हमें ज्ञात करना है 13वां पद तो कैसे लिखोगे? a प्लस 12d, a कम करके, a मतलब पहला पद कितना है? 3, 12 गुणा d भी कितना है? 3, यहाँ प्लस आएगा, है ना। 3 प्लस 12 36, 36 और 3 हो गया 39। तो बताओ कितने मिनट में 13वां सिग्नल पार हो जाएगा? 39 मिनट में 13वां सिग्नल पार हो जाएगा। तो सिंपल ये, एक कार 3 मिनट में पहला, 6 मिनट में दूसरा, 9 मिनट में तीसरा यातायात सिग्नल पार करती है, तो 13वां सिग्नल कितने मिनट में पार कर जाएगी, है ना। मतलब हमें 13वां पद याद करना है तो पहला पद ये हो जाएगा, सारवंतर 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, और इस प्रकार से हम करेंगे। सवाल नंबर 9, 10 और 11 में आपके रिक्त स्थान पूछे जाएंगे, उनको आपको भरना है। तो देखो 9वां सवाल, -3, -7 कौन से चतुर्थांश में होगा? मतलब ये वाला जो बिंदु है वो कौन से चतुर्थांश में आएगा, ये हमें बताना है। तो आपको पता है बच्चों, चतुर्थांश आपके 4 होते हैं ऐसे, है ना। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, ये वाला जो ये लाइन होती है एक्स अक्ष होता है, ये एक्स डैश होता है, ये वाई होता है और ये वाई डैश होता है ना। मतलब इस चतुर्थांश में, पहले चतुर्थांश में इधर भी प्लस का और इधर भी प्लस का होता है ना। और इस चतुर्थांश में इधर तो होता है माइनस का और इधर होता है प्लस का। अब इसमें इधर भी माइनस का और इधर भी माइनस का, इसमें इधर तो होता है प्लस का और इधर होता है माइनस का। ठीक है, तो बताओ दोनों माइनस के कौन से चतुर्थांश में? इसमें ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो दोनों माइनस के हैं, मतलब तृतीय चतुर्थांश में आएंगे। कौन से चतुर्थांश में? तृतीय चतुर्थांश में आएंगे। समझ में आ गई बात? इस चतुर्थांश में दोनों प्लस के, इसमें पहले प्लस का फिर पहले माइनस का फिर प्लस का, इसमें दोनों माइनस के, इसमें पहले प्लस का फिर माइनस का, तो दोनों माइनस के, तो तृतीय चतुर्थांश में आएंगे। ठीक है, सवाल नंबर 10, एक घड़ी में सेकंड की सुई के सिरे का बिंदुपत होगा। ठीक है, अब देखो ये कोई घड़ी है ना। अब घड़ी में 3 सुइयाँ होती है, मान लो ये सेकंड की सुई है, अब इसका सिरा ये, तो इसका बिंदुपत क्या होगा? जब ये घड़ी की सुई घूमेगी तो ये कैसी आकृति बनाएगा? ये एक वर्त ही बनाएगा। क्या बनाएगा? वर्त। तो एक घड़ी में सेकंड की सुई के सिरे का बिंदुपत वर्त होगा। क्या होगा? वर्त। क्योंकि जब ये घूमेगी ना तो ये कैसी आकृति बनाएगी? ये सिरा ये ऐसे गोला आकृति बनाएगी ना। तो घड़ी की 3 सुइयां होती है, तीनों में से कोई सी भी आ जाए
उसका बिंदु पथ हमेशा क्या होता है, वृत्तीय होता है। ठीक है, अब सवाल नंबर 11, एक पासे की एक फेंक में अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता होगी। एक पासे को जब एक बार फेंका जाता है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो कुल परिणाम क्या होते हैं भाई, एक पासे की एक फेंक में कुल परिणाम बताओ क्या होते हैं। आपको ऑप्शन भरने मतलब ये रिक्त स्थान भरने हैं केवल। एक पासे की एक फेंक में कुल परिणाम 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, इस प्रकार 6 होते हैं ना। मतलब एक पासे को जब एक बार फेंकते हैं तो कुल परिणाम होते हैं आपके 6। ठीक है, अब हमें पूछा है अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। बताओ अभाज्य किसे कहते हैं, अभाज्य किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जिसमें केवल खुद का ही भाग जाए, स्वयं का ही भाग जाए, स्वयं के अलावा दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता है, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे यहाँ पर 2 में केवल 2 का ही भाग जाता है, 3 में केवल 3 का ही भाग जाता है और 5 में केवल 5 का ही भाग जाता है। ठीक है ना, एक को छोड़कर एक न तो भाज्य होती है और न ही अभाज्य होती है ना। तो आपको ध्यान रखना है अभाज्य संख्या 2 आ सकती है, 3 आ सकती है, 5 आ सकती है। ठीक है, अब बताओ प्रायिकता का सूत्र क्या था, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, कुल परिणाम 6, अनुकूल परिणाम 3। ठीक है, अब दोनों 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो क्या आ जाएगी प्रायिकता, 1/2 आ जाएगी। तो बच्चों यह आपके भाग अ समाप्त होता है। इसके बाद हम अगली क्लास में जल्दी भाग ब, स, द और ए को भी आपको पूरा करवाएंगे। ये क्लास आपको कैसी लगी, कितना समझ में आया, मुझे कमेंट करके आप ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आया तो इसे अधिक से अधिक लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और इसके बाद में जल्द ही जो कक्षा 10 का नया कोर्स है NCERT का, जो राजस्थान में लागू होगा, उसको मैं स्टार्ट करूँगा। तो आप लोग अधिक से अधिक इन सभी को देखें, शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएं। थैंक यू।